Hello everyone, welcome to my channel RRBJJ. So in this video we will discuss about the cell. Cell क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल की डिस्कवरी किसने की, एक्सेट्रा. सो फर्स्ट हम बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर हम बायोलॉजी में पढ़ते क्या हैं. बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में. बायोलॉजी को फर्दर क्लासिफाई भी किया जाता है बोटनी और जूलॉजी में, जिसमें स्पेसिफिकली जूलॉजी में फिर एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है और बोटनी में प्लांट्स के बारे में, बट बायोलॉजी में ऑल ओवर पूरा आ जाता है. तो सेल उसी का एक पार्ट है. स्टार्ट करते हैं. आखिर सेल होता क्या है. सेल क्या है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसका मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल ही है. जैसे हमारी बॉडी हो गई, कोई भी प्लांट हो गया, तो वो एक सेल से ही बने हुए हैं. एक सेल जब डिवाइड करते गया बहुत सारे, फिर सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम रेडी होता है, फिर एक पूरी बॉडी रेडी होती है. ये हमारे बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि अब जैसे ऑर्गन हो गया, हमारा लीवर हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में. ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम रेडी करते हैं. ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हो गया हमारा एस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम. ये सारे हमारे सिस्टम हैं जो कि वर्क करते हैं हमारी बॉडी में. डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं. तो यहाँ पे हमने ये समझा कि सेल, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है. जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो उससे ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम रेडी करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है. अब हम देखते हैं कि आखिर सेल की डिस्कवरी किसने की और कैसे हुई. इंटरेस्टिंग. लेट्स स्टार्ट. तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की. इन्होंने क्या किया कि जो ओक ट्री होती है, ओक ट्री की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसे छाल भी कहा जाता है, उन्होंने छाल लिया और उसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से. उन्होंने क्या देखा कि इसमें छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसे इन्होंने सेल का नाम दिया. सेल टर्म है जो, ये इनके द्वारा ही बोला गया है, कॉइंड किया गया है. अगर क्वेश्चन आए कि सेल कॉइंड बाय होम, तो और इस जो सेल होता है सेलुलर होता है, लैटिन वर्ड इस जिसे सेल कहते हैं. तो ये रॉबर्ट हुक ने ही नाम दिया. तो इस अब हमने देख लिया, बट क्या है कि जो ओक ट्री की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि प्लांट सेल में एक बाहर लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, वो डेड सेल होती है. तो जो इन्होंने सेल डिस्कवर की थी वो डेड सेल की थी. बट अगर क्वेश्चन आए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की सबसे पहले, तो सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटियन वॉन लुइन हिक ने की थी. इन्होंने क्या किया था कि पॉन्ड वाटर लिया था. पॉन्ड वाटर में ना ग्रीन एल्गी होती है, हरा हरा देखा होगा आपने, जिसे स्पायरोगायरा भी कहा जाता है. तो उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया, तो वो लिविंग सेल होता है. तो इसलिए अगर क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेल की डिस्कवरी किसने की है, तब तो आंसर रॉबर्ट हुक होगा. सेल की फर्स्ट सेल डिस्कवरी की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने. बट अगर लिविंग सेल का पूछा जाए तो 1674 में एंटियन वॉन लुएनहिक ने की थी. ओके. सो हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं हम. फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है. इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था कि प्लांट एनिमल और इन सब में, जो कि हम आगे देखेंगे. अब हम देखते हैं कि आपकी सेल थ्योरी. सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी. स्लाइडेन, श्वान और रुडोल्फ विक्रोम. तो जो स्लाइडेन थे वो एक बोटनिस्ट थे और श्वान जूलॉजिस्ट थे. इन्होंने क्या कहा कि जो भी सारे सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सेल से बने होते हैं. मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सेल से ही बना हुआ है, ये स्लाइडेन और श्वान ने कहा. उसके बाद 1885 में 1985 में
सॉरी 1885 में विर्को ने कहा कि एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी सारे सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। मतलब कोई अगर एक सेल है तो ये पिछले सेल से डिवाइड होके आया होगा, कोई सेल डिवाइड किया होगा उससे आया। अब ये भी सेल डिवाइड करेगा, ये भी सेल, फिर जो दो बने हैं ये भी सेल फर्दर डिवाइड करेंगे, तो मतलब तो सेल्स डिवाइड होते रहते हैं सारे सेल। जो भी है एक सेल वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया। बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ये इसका आंसर होता है वायरस। क्यों? क्योंकि जो वायरस है उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते हैं, उसे हम सेमी लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं, क्योंकि वो जब बॉडी के बाहर होता है तो वो लिविंग नहीं होता है, बट किसी के बॉडी के अंदर जब वो जाता है तो वो लिविंग होता है। तो इस वजह से सेल थ्योरी वायरस पे एप्लीकेबल नहीं होती है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये बेसिक कंपोनेंट जो भी होते हैं सेल का वो। तो सबसे पहले क्या होता है, एक सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल मीन्स कि वो अपने थ्रू कुछ ही चीज़ों को, सेलेक्टिवली चीज़ों को पास आउट होने देती हैं, इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमेबल भी कहा जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, कुछ इस टाइप का होता है फॉस्फोलिपिड, ऐसे। तो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है ये। फॉस्फोलिपिड की ना बाय लेयर होती है बेसिकली इस टाइप से। वेट बना के दिखाती हूँ। ऐसे ऐसे ये दोनों बाइंड किए होते हैं, तो ऐसे फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर से ऐसे बनी हुई है पूरी ये जो लेयर होती है ये सेल मेम्ब्रेन। हाँ हम और इस ये रहा, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल। तो जो ये लिपिड है ना मैंने बोला, वो यही होते हैं फॉस्फोलिपिड। बेसिकली इसमें जो मेजर मात्रा में होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड होते हैं, ठीक है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल की, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद होता है सेल वॉल। सेल वॉल होती है जो वो प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, इनकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिससे सेल वॉल कहा जाता है, जो कि प्लांट, फंगाई और बैक्टीरिया में पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है वो परमेएबल होती है, और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज़ absent इन एनिमल सेल। और ये डेड होती है। मैंने बताया था ना अभी आपको ऊपर की, जब रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था ओक ट्री की छाल को, तो वो जो डिस्कवरी थी वो डेड सेल की थी। वो इसी वजह से थी क्योंकि वो जो बाहर वाली लेयर होती है सेल वॉल वो तो डेड होती है, तो इसलिए डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी फर्स्ट। अब और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो प्लांट होता है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, बट बैक्टीरिया की सेल वॉल वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, और फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। ये आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है, या फिर हम उसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ओके, अगर क्वेश्चन आता है सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सेल जो सॉरी न्यूक्लियस होता है उसकी भी एक लेयर होती है बाहर, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मतलब बीच बीच में ऐसे गैप होते हैं। मतलब अगर सेल में से जो ऑर्गेनेलीज हैं कुछ ट्रांसपोर्ट करना होगा तो इसके थ्रू ही पास आउट होगा। अगर पास करना होगा न्यूक्लियस में से बाहर भेजना होगा कुछ चीज़ें, तो बेसिकली एक्सचेंज के लिए है, कुछ भी एक्सचेंज करना है तो
इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है और कुछ लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? ये एक डीएनए मटेरियल होता है जो कि अप्रॉक्स 2 मीटर लॉन्ग होता है। डीएनए मटेरियल जब जैसे कि आपने सुना होगा कि इसके मम्मी पापा का डीएनए, मतलब मम्मी पापा जैसे मम्मी के जैसे बाल हैं या पापा के जैसे कान हैं, जो भी एक्सेट्रा, कि पेरेंट्स से पास आउट होता है, तो वो इन्हीं क्रोमेटिन मटेरियल्स के थ्रू पास आउट होता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं सेल का। अब हाँ, और इम्पोर्टेंट कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है, मतलब डबल लेयर होती है। सेल के 2 टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसमें। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही फ्रीली मूव होता है, बट मतलब जैसे ये सेल है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वैसे ही कहीं पे भी ऐसे फ्रीली होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल्स एक मेम्ब्रेन में सराउंडेड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। हाँ, और प्रोकैरियोटिक में 70 राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक में 80 राइबोसोम होते हैं, 80 अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे, जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। अब ये जो लेयर है ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर लिक्विड सब्सटेंस होता है, ये जो कुछ ऐसे लिक्विड ये पूरा भरा होता है, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म में सारी ऑर्गेनेलीज, ये जो भी गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोन, ये सारे हैं, इन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे बॉडी के ऑर्गन्स क्या होते हैं ना, वैसे ही सेल के भी ऑर्गन होते हैं, ये इनको कहा जाता है, इसलिए सेल ऑर्गेनेलीज। तो अब हम देखते हैं सिंगल जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल। राइजोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। और डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये ध्यान रखना है आपको कि बस ये प्लांट सेल में ही होता है, क्योंकि प्लांट सेल को फोटोसिंथेसिस करना होता है ना, इस वजह से। अब हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ना 2 टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। इसमें क्या होता है, मैं इसमें शो कर देती हूँ, ये और ये होता है जो ये न्यूक्लियस से ऐसे चिपका हुआ होता है। इसकी जो 2 टाइप हैं, RER और SER। RER मीन्स हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों होता है? क्योंकि जो रफ वाला होता है ना, उस पे ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, इसलिए उसे तो वो सरफेस तो रफ हो जाएगी जिस पे कुछ चिपका होगा, तो इसलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि इस पे कुछ नहीं है, इस वाले पे, तो इसलिए ये स्मूथ है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो उस पर राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, तो उस पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। और वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी इसका फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी? ये डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा है। 1898 में की थी, ओके। जो गोल्जी बॉडी है उसको हम प्लांट सेल में
डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? इन दोनों का मतलब एनिमल और प्लांट सेल में दोनों में ये पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस इसका फंक्शन होता है। गोल्जी बॉडी को हम ना ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और ये ना लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, ये रहा। गोल्जी बॉडीज कुछ इस टाइप के होते हैं, मैंने यहाँ पे शो कर रखा है गोल्जी बॉडीज। सो आप देख सकते हैं लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी ये भी इन्वॉल्व होते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? ये ना सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना कुछ इनके अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिनके ब्लास्ट होने से पूरा सेल खत्म हो जाता है। क्या करते हैं कि जैसे कोई सेल है, इससे बहुत सारे सेल ऑर्गेनाइज हैं, इसी में कोई इस सेल में कुछ वायरस बैक्टीरिया ने या अटैक कर दिया, तो ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा ताकि ये जो बाकी अदर सेल हैं ये बच जाएं। तो इसलिए इससे अब सुसाइडल ये लाइसोसोम ब्लास्ट हुआ तो उसकी वजह से सारा ये जो सेल था वो भी ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब डेड हो जाएगा वो। इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। हाउसकीपिंग स्टाफ भी हो गया इसके अंदर। हाँ, पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जिनका एसिडिक पीएच होता है। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें जो पावर एनर्जी बनती है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो एटीपी होता है उसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ऊपर हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके पास इसके खुद के डीएनए आरएनए और राइबोसोम होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल जिसे स्टोरेज सेक भी कहा जाता है, ये बेसिकली चीज़ों को स्टोर करने के लिए रखा जाता है। ये दोनों में एनिमल सेल और प्लांट सेल में होता है, बट जो एनिमल सेल में वो स्मॉल होते हैं और ज़्यादा होते हैं, प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, फंक्शन ये रहा, इट इज़ स्टोर हाउस। मैंने बताया कि स्टोर कर चीज़ों को स्टोर करने के रखने के लिए बेसिकली फैट या फिर जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो स्टोर किया जाता है इसमें। प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट, ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ओके, जो वैक्यूल के बाहर मतलब उसके सराउंडिंग एक लेयर पाई जाती है, उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। प्लास्टिड जो होते हैं वो ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये उसमें हेल्प कर रहा है, ये सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसलिए इसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये ना कलर देते हैं अदर देन ग्रीन। जो भी फ्लावर्स होंगे आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं फ्लावर के, तो ये फ्रूट और फ्लावर को कलर देने में हेल्प करता है। ओके, वो कलर जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट से ही मिलता है इनको। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो स्टार्च और ऑयल को स्टार्च ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करके रखने में हेल्प करते हैं सेल को। उसके बाद हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इसके, और ये मेम्ब्रेन लेस होती है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है राइबोसोम के पास। इसकी 70S और 80S ये प्रोटीन जो बनाते हैं उसका नंबर है, लार्ज यूनिट प्लस स्मॉलर यूनिट प्रेजेंट। ये जो 70S होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और 80S प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है अर्थ पे।
वो होता है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO के नाम से भी जानते हैं, प्लूरो प्रीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। क्वेश्चंस और लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। अर्थ पे सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का अंडा है, ओके। सेल जो हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल किसे कहा जाता है? वो होता है स्पर्म सेल, जो कि 4 माइक्रोमीटर होता है, बहुत छोटा होता है। स्पर्म सेल एक मेल गैमेट है जो कि मेल में पाए जाते हैं, स्पर्म सेल। और देन आता है लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल क्या है? ओवम। ओवम जो होते हैं वो ओनली फीमेल बॉडी में पाए जाते हैं, ये एक फीमेल गैमेट है। जब ये हम आगे स्टडी करेंगे कि स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जाइगोट रेडी होता है, फिर वही डिवाइड कर करके एक बहुत सारे जब सेल्स मिल जाते हैं तो टिश्यू, फिर वही ऑर्गन, ऐसे पूरा बॉडी जब हम मम्मी के पेट में होते हैं, बेसिकली पेट में नहीं होते, वो यूट्रस होता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो यूट्रस में वो सेल डिवाइड हो के पूरे बॉडी का, और फिर बॉडी का स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है और हम आ जाते हैं इस दुनिया में। तो उसके और लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन ये ना बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूरॉन, नर्व सेल, इसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। ये 100 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकती है। ये जैसे आपने कोई भी चीज़ को हाथ लगाया तो वो तुरंत आपका जो रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है वो कितना फास्ट होता है, आप कितनी जल्दी हाथ हटा लेते हैं। तो ये नर्व सेल का ही है कि इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो न्यूरॉन का काम होता है। पूरा नर्वस सिस्टम भी एक पूरा चैप्टर है, तो वो भी अब हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। बाय बाय।